Hello students, welcome to a class of pharmacology and toxicology, second year of T Pharmacy. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, Malot. Today we will start our next chapter under the pharmacology is opioid analgesic part 1. तो आज हम देख रहे हैं opioid analgesics कौन कौन से हैं, उनके ड्रग्स कौन से हैं। opioid analgesics होता क्या है, नारकोटिक्स और opioids सेम ही मीनिंग रखते हैं। तो हम आज चैप्टर में देखेंगे कि नारकोटिक का काम या opioids का क्या काम है, कैसे काम करते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ यूजेस क्या है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन से ड्रग्स उसमें आते हैं, कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये सब आज हम इस चैप्टर में डील करेंगे। तो देखते हैं क्या है इसमें। नारकोटिक क्या होता है। नारकोटिक का मतलब ही ये होता है कि जो मॉडरेट टू सीवियर पेन्स के लिए सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं नारकोटिक। मॉडरेट होता है कि ना तो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा, कम से थोड़ा ज़्यादा। टू सीवियर पेन, सीवियर तो बहुत ज़्यादा हो गया। मॉडरेट टू सीवियर पेन से हमें रिलीफ दिलाने के लिए जो सब्सटेंसेस हम यूज़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं नारकोटिक सब्सटेंसेस। तो नारकोटिक सब्सटेंसेस में कौन कौन से ड्रग्स आ जाते हैं, जैसे कि मॉर्फिन आ गया, कोडीन आ गया। ये वो ड्रग्स होते हैं जो ओपियम से नहीं बनते हैं। ये कह सकते हैं कि उनका थोड़ा बहुत जो काम यूजेस होता है या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, या हम कह सकते हैं कि उसकी तरह थोड़ा एक्ट करते हैं, क्योंकि ओपियम भी हमें रिलीफ ही दिलाता है पेन से, कह सकते हैं। लेकिन ये ओपियम से नहीं बनते, मॉर्फिन और कोडीन, इसलिए ये सब्सटेंसेस नारकोटिक सब्सटेंसेस हैं। क्योंकि ओपियम तो एक वो सब्सटेंस आ गया ना जिसकी एडिक्शन हो जाती है। मॉर्फिन और कोडीन को तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं एज ए मेडिसिन, ओपियम को नहीं करते हैं। नारकोटिक्स जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऑपियोइड रिसेप्टर्स जो होते हैं उन पे बाइंड करते हैं, फिर अपना काम शुरू करते हैं। रिसेप्टर्स भी हम देखेंगे कौन कौन से 4-5 रिसेप्टर्स हैं, आई थिंक उनकी क्लासिफिकेशन है। डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं जिन पे जो नारकोटिक सब्सटेंसेस कह सकते हैं, ड्रग्स कह सकते हैं, वो बाइंड करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक से ज़्यादा ड्रग जो एक ही रिसेप्टर पे बाइंड करे वो डिफरेंट पे भी कर सकते हैं, तो कई रिसेप्टर्स हैं। तो आजकल नारकोटिक्स को हम ऑपियोइड्स भी कहने लगे हैं, इसलिए हम या तो कह सकते हैं कि नारकोटिक एनाल्जेसिक्स भी बोल सकते हैं और उन्हें ऑपियोइड एनाल्जेसिक्स भी बोल सकते हैं। तो ये था एक तरह का इंट्रोडक्शन कि नारकोटिक ड्रग्स क्या होते हैं। तो अब आइए चैप्टर की तरफ। नारकोटिक एनाल्जेसिक्स आर यूज्ड टू रिलीव मॉडरेट टू सीवियर पेन। जैसे मैंने बताया, ये स्लीप प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस होते हैं, इससे नींद आती है, मॉडरेट टू सीवियर पेन के लिए यूज़ किए जाते हैं। These drugs are grouped under the term opioids or opioids, as the first narcotic analgesic, morphine, was isolated from the unripe seed capsule of Papaver somniferum, the opium poppy. तो ये ड्रग्स जो हैं opioids की कैटेगरी में आते हैं, या उसे हम opioids भी बोलते हैं। फर्स्ट नारकोटिक एनाल्जेसिक है मॉर्फिन, जो कि पेपावर सेमनीफेरम, अनराइप सीड कैप्सूल ऑफ पेपावर सेमनीफेरम प्लांट हो गया। अनराइप मतलब जो उसका कच्चा पार्ट है, पका हुआ नहीं होता। पॉपी जो उसकी होती है अपनी डोडी, उससे बनते हैं द ओपियम पोपी से। द टर्म ओपिएट वॉज ओरिजिनली देयरफॉर रेफर टू ओपियम अल्कलॉइड्स। ओपिएट ओरिजिनल किस चीज़ को रेफर कर रहा है, ओपियम अल्कलॉइड्स को, मॉर्फिन को, कोडीन को, और अदर कुछ और भी सब सेमी सिंथेटिक कंजेनर्स ऑफ मॉर्फिन जो आगे मॉर्फिन के डेरिवेटिव्स हैं उनको। बट नाउ टर्म ओपिएट्स इन द जेनरिक सेंस इज एम्प्लॉयड टू ऑल द ड्रग्स। बट ऑपियोइड जो टर्म है अब सब वो ड्रग्स के लिए बोला जाता है जो उसकी कैटेगरी में आ रहे हैं, नेचुरल है और सिंथेटिक है विद मॉर्फिन लाइक एक्शंस। ओके। ओपियम कंटेन्स 2 सीरीज ऑफ अल्कलॉइड्स। कौन कौन से आ गए हैं, द फेनाथ्रीन सीरीज एंड बेंजो आइसोक्विनोलोन सीरीज। मॉर्फिन, कोडीन और थियोबीन फेनाथ्रीन अल्कलॉइड्स में आ रहे हैं।
पेपावेरिन एंड नॉस्केपिन जो है बेंजो आइसोक्विनोलोन एल्कलॉइड्स में आ रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले जो इसका फर्स्ट लाइन ड्रग है, जो फर्स्ट नार्कोटिक एनाल्जेसिक है मॉर्फिन, हम उसके बारे में देखेंगे। जो सबसे पहले प्रेफर किया जाता है फर्स्ट लाइन ड्रग उसी को बोलते हैं जो सबसे पहले रिकमेंड किया होता है और जिसके मेजर यूजर्स होते हैं, जो स्पेसिफिक एक्शन होता है कि ये इसी की चीज़ के लिए काम करता है, उसको हम फर्स्ट लाइन ड्रग्स बोलते हैं। तो हम आज डील कर रहे हैं मॉर्फिन के साथ। दिस इज़ द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट नार्कोटिक एनाल्जेसिक, पहला और सबसे पुराना नार्कोटिक है क्योंकि सबसे पहले यही फाइंड पाया गया था। इसके बारे में खोज की गई थी एज ए ओपियम नार्कोटिक एनाल्जेसिक यूज थेरापेटिकली, वंस रेफर टू एज ए गॉड्स ऑन मेडिसिन। इसको गॉड्स की, भगवान की खुद की मेडिसिन बताया गया है। रिमेन्स एज ए पोटेंट एनाल्जेसिक फॉर कंपैरिजन इवन टुडे। दूसरों से कंपैरिजन करें या इसके प्रोटोटाइप है, आगे डेरिवेटिव से उनसे कंपैरिजन करें तो सबसे पोटेंट, सबसे ज़्यादा पावरफुल मॉर्फिन ही है। मॉर्फिन वाज आइसोलेटेड एज ए प्योर अल्कलॉइड बाय जर्मन फार्मासिस्ट ने इसको किया था, आइसोलेट किया था सेट्यूनर इन 1803। मॉर्फिन हैज़ टू इंपॉर्टेंट एक्शंस इन बॉडी। इसके सबसे पहले दो काम हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक्शंस कौन से हैं? एक तो इसको CNS पे एक्ट करना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। दूसरा इसको GIT पे ट्रैक्ट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे जो है इसका अपना काम दिखाता है। तो पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये कौन कौन से काम दिखाता है वो देख लेते हैं। द मोस्ट कॉमन एक्शंस ऑफ मॉर्फिन, सबसे पहले एनाल्जेसिक एक्शन ही बता रहा है। It affects both the sensory and the psychologically components of pain by acting on specific morphine receptors। ये क्या है? हमारी जो सेंसरी नर्व्स होती हैं और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स का ब्रेन पेन की, ठीक है। स्पेसिफिक मॉर्फिन रिसेप्टर्स कुछ हमारे ब्रेन के अंदर ही हैं, कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स दिए गए हैं मॉर्फिन के और इसके डेरिवेटिव को एक्ट करने के लिए, हमारे अंदर ही हैं, उन पे एक्ट करते हैं और अपना काम सेंसरी और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स दोनों पे अपना काम शो करते हैं। सेंसरी कौन से होते हैं? फिजिकली सेंसर्स होती हैं जो हमारी बॉडी के साथ कनेक्टेड होती हैं। साइकोलॉजिकली हम समझ सकते हैं जो ब्रेन के साथ हमारी साइकोलॉजिक पार्ट के, हमारी मेमोरी के साथ डील करते हैं, ठीक है। ऑल द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन। जो भी 3 टाइप रिसेप्टर्स की हैं जिनसे पे मॉर्फिन जाके एक्ट करता है, ठीक है, वो हाई कंसंट्रेशन में, हमारे हाई अमाउंट पे हमारी ब्रेन में है, इन द डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में है। डॉर्सल हॉर्न क्या होता है? इसमें सारी सेल बॉडीज आ जाती है हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स की, ठीक है। एंड दे इनहिबिट द डॉर्सल हॉर्न पेन ट्रांसमिशंस। और जब ये रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करते हैं तो इनका काम होता है, जो डॉर्सल हॉर्न पेन्स होते हैं, जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स में पेन हो रहा है, सेंसरी पे एक्ट करते हैं ना, तो मतलब वहाँ पे जो पेन हो रहा है तो वो आगे ट्रांसमिशंस लेके जाता है, सिग्नल देता है हमारी बॉडी को कि हमारे यहाँ पे पेन हो रहा है, तो उस चीज़ को ये क्या है, मॉर्फिन इनहिबिट करता है। द सुप्रास्पाइनल साइट्स ऑफ एक्शन इंक्लूड द रोस्ट्रल, वेंट्रल, मेडुला। सुप्रास्पाइनल साइड में कौन कौन सी हमारे, सुप्रास्पाइनल हो गया जो स्पाइनल कॉर्ड से अबव हो जाता है, अबव आती हैं ऊपर, ठीक है, वो वाली साइड्स हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड की साइड्स ही होती हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन सी आ जाती हैं? रोस्ट्रल, वेंट्रल, मेडुला। रोस्ट्रल, वेंट्रल, मेडुला क्या होता है? वो एरिया होता है हमारे मेडुला का जहाँ से BP कंट्रोल होता है, BP इंक्रीज होता है उसका लेवल, ठीक है। ये ब्रेन का ही पार्ट होता है हमारे का। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स कंट्रोल, हमारी बॉडी के रिफ्लेक्स कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारे ब्रेन का ही पार्ट होता है। ये पार्ट हमारा क्या है, हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो ये अपना एक्शन, सुप्रास्पाइनल साइट्स ऑफ एक्शन, मतलब कौन सा, इसमें कौन कौन सा आ गया? फर्स्ट आ गया रोस्ट्रल वेंट्रल मेडुला पार्ट आ गया। दूसरा आ गया लोकस कोरियोलिसिस। लोकस कोरियोलिसिस कौन सा पार्ट होता है? यहाँ से नॉर एपिनेफ्रिन की सिंथेसिस होती है, ये भी ब्रेन का ही पार्ट है। एंड द मिड ब्रेन पेरी एक्यूडक्टल ग्रे एरिया। और थर्ड है मिड ब्रेन पेरी एक्यूडक्टल ग्रे एरिया। ये वो पार्ट है हमारे ब्रेन का जो फॉर ब्रेन और लोअर ब्रेन स्टेम्स के फंक्शंस में इंटरफेयर करता है, ठीक है। इसका मेजर रोल इंटरनल और एक्सटर्नल आ जाता है, इंटरनल पेन, एक्सटर्नल थ्रेट पेन जो भी है वहाँ पे होता है।
तो सुप्रास्पाइनल साइट्स जो अपना एक्शन है इन 3 साइट्स पे दिखाती हैं। व्हेन अपॉइड्स आर गिवन सिस्टमैटिकली, जब अपॉइड्स को हम सिस्टमैटिकली लेते हैं, दे एक्ट ऑन करेंटली बोथ स्पाइनल और सुप्रास्पाइनल साइट्स। तो अपॉइड्स जो है स्पाइनल और सुप्रास्पाइनल साइट्स पे दोनों पे एक्ट करता है। एनाल्जेसिक इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बिना हम हवास हुए अपने एनाल्जेसिक इफेक्ट अपना शो होता है इसका। और जनरलाइज सीएनएस डिप्रेसेंट एक्शन, सीएनएस को डिप्रेस करता है एज कॉज्ड बाय जनरल एनेस्थेटिक्स, जो जनरल एनेस्थेटिक्स का भी काम होता है। नेक्स्ट आ गया मॉर्फिन कॉज सिडेशन। सिडेशन कॉज करता है कि हमें स्लीपी मूड में भी लेके जाता है और हमें शांत भी करता है, कह सकते हैं। ड्रॉजिनेस, हमें सुस्त बना देता है, लेजी करता है, एंड दस इट प्रमोट्स स्लीप, उससे हमें नींद आनी शुरू होती है। पेशेंट कैन बी ईजिली अराउज्ड फ्रॉम दिस स्लीप, पर ये इससे ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही गहरी नींद में चले जाएँ। इससे अगर हम पेशेंट को उठाएँ तो वो जाग भी जाता है। इट डज नॉट कॉज एनी मोटर इन कोऑर्डिनेशन, किसी भी तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है। मॉर्फिन प्रोड्यूसेस यूफोरिया। यूफोरिया होता है कि बंदा खुश होता है, उसे हैप्पीनेस, खुशी का एहसास होता है या सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है। बट समटाइम इट में कॉज डिस्फोरिया, और किसी टाइम में फिर वही सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ होना शुरू हो जाता है, वो हैप्पीनेस लूज़ होनी शुरू हो जाती है, उसको फील होता है ऐसा कि ये सब हो रहा है। Patient in pain always find its action pleasant and given by rapid IV injection. पेशेंट को पेन भी हो रहा है लेकिन फिर भी वो अपने आप को एक खुशी में फील कर रहा होता है, सेटिस्फेक्शन जैसा मिल रहा होता है मॉर्फिन, जो पेशेंट मॉर्फिन ड्रग ले रहा होता है। एंड इफ़ गिवन बाय रैपिड, अगर हम इसे आईवी इंजेक्शन दें तो आईवी इंजेक्शन से इसका जो एक्शन है फास्ट हो जाता है, जल्दी एक्ट करता है, तो उससे और भी ज़्यादा उसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। Morphine produces nausea and vomiting by its direct action on the chemoreceptor trigger zone of the medulla oblongata. CTZ पे इसका एक्शन, डायरेक्ट एक्शन होने से nausea vomiting का जो है हो सकता है पेशेंट को एज ए साइड इफेक्ट। बट अगर हम इसी को कंटिन्यूस यूज़ करने लग जाता है मॉर्फिन को, तो जो नोज़िया है वो भी डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है, ये वाला साइड इफेक्ट भी इसका है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है इसका एंटीट्यूजिव एक्शन है बाय ब्लॉकिंग द मेडुलरी इंटीग्रेशन ऑफ कफ रिसेक्शन, ये कफ के अगेंस्ट भी काम करता है। बट इट इज़ नॉट यूज एन एंटीट्यूजिव बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ एडिक्शन, बट यूज़ नहीं किया जाता है इसकी ये प्रॉपर्टी तो है बट ये यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इसकी एडिक्शन होने की वजह से, ठीक है। अमंग द अपॉइड्स कोडीन जो है, कोडीन हम एज एंटीट्यूजिव ड्रग यूज़ कर सकते हैं, इसकी एडिक्शन नहीं होती। तो नेक्स्ट है मॉर्फिन रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करता है, ठीक है, और डिप्रेसेस भी करता है। टाइडल वॉल्यूम जो है वो भी डिक्रीज़ करता है, रेट एंड टाइडल वॉल्यूम दोनों को डिक्रीज़ करता है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, ये लंग वॉल्यूम होता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे अंदर नॉर्मल वॉल्यूम कितना है हमारे रेस्पिरेशन का, दैट इज़ हम कितना इनहेल कर रहे हैं और कैसे एक्सहेल कर रहे हैं, वो रेट क्या है, वो वॉल्यूम क्या है, लेकिन कोई एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं। जैसे हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं तो वो इनहेल और एक्सहेल का क्या वॉल्यूम है वो हमारा, ठीक है, बिना किसी एफर्ट्स के, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो बोल रहे हैं कि समटाइम वो भी डिक्रीज होता है। इट कॉज इरेगुलर ब्रीथिंग हो रही है। अगर डोज इंक्रीज कर देते हैं तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और ज़्यादा डीपन हो जाता है, डेथ भी हो सकती है ओवरडोज से ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेल्यूर, ठीक है। तो ये थी जो सीएनएस पे मॉर्फिन का कैसे एक्ट करता है। अब देखते हैं हम जीआईटी ट्रैक्ट में कैसे एक्ट करता है। ओपियम प्रेपरेशंस मोस्टली जो काफ़ी टाइम से बनी है डायरिया डायसेंट्री के लिए बनी हुई है। अगर जीआईटी के लिए देखें तो हम मॉर्फिन क्या इंक्रीज करता है, रेस्टिंग टोन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। एज ए रिजल्ट मोटिलिटी इज रिड्यूस, मूवमेंट जो है हमारे अंदर स्टमक में जीआईटी ट्रैक्ट में रिड्यूस होती है, एंड पासेज ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिले। तो इससे क्या होता है, गैस्ट्रिक कंटेंट्स की जो पासेज होनी होती है थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन वो लेट हो जाती है। पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस आर आल्सो डिक्रीज्ड, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस भी डिक्रीज हो जाती हैं, ये कम होनी शुरू हो जाती हैं। अलाउड द कंप्लीट अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉल कंटेंट्स, और जिससे क्या होता है पानी में अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पूरी कंप्लीट अब्जॉर्प्शन होती है पानी की, और थ्रू द बॉल कंटेंट्स वो रिलीज हो जाती हैं। पेरिस्टाल्टिक का कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ अ फूड इन द ऑसिफेगस और फूड पाइप। ऑसिफेगस हमारी यहाँ से नेक में से होके जाती है, ठीक है, और फूड पाइप्स और जो ऑसोफेगस, थ्रू ऑसोफेगस हमारा फूड जो माउथ में से होते हुए नीचे इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, स्टमक में जाता है,
ठीक है, वहाँ से फूड की जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, जो वो मूवमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो दिस रिजल्ट इनटू कॉन्स्टिपेशन, इससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होने का डर रहता है, ब्लॉकेट ऑफ नॉर्मल सेंसरी for deflection and reflection along with increased tone of and sphincter adds to constipated response of morphine. No tolerance developed to this action of morphine on its repeated use. लगातार लेने से ये चीज़ भी ख़त्म हो जाती है। Morphine also produce spasm of smooth muscles of biliary tract. Biliary tract में स्पाज्म प्रोड्यूस करता है। बाइल ट्रैक्ट कौन कौन सा आ जाता है, जैसे लीवर, इसमें आ जाता है लीवर, गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट्स। ठीक है, बाइलरी सेक्रेशन इज डिमिनिश्ड एंड बाइलरी ट्रैक्ट प्रेशर इज मार्kedly increased resulting in epigastric distress and biliary colic. Other systems, it cause constriction of pupil by an action on the oculomotor nerve. This miotic effect can be countered by atropine. Large dose of morphine produces pinpoint pupil. oculomotor nerve जो हमारे आ गया, हमारी आइज से रिलेटेड है। ठीक है, तो वहाँ से क्या है, पीपल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन होनी शुरू होती है। स्मॉल पिन पॉइंट जैसा, बिल्कुल स्मॉल जैसा क्या है, पीपल का साइज हो जाता है। तो इसके इफेक्ट को एंटागोनाइज करने के लिए हम एट्रोपिन यूज़ करते हैं। ये समरी दी हुई है फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की, एक्शन ऑफ मॉर्फिन की, जो हमने पढ़े हैं पीछे, उसकी एक समरी दे दी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका आ गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे एक्ट करता है, वैसे तो इसका एक्चुअल कहते हैं कि कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है नोन नहीं है, लेकिन हमारे जो अंदर है तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो है मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपोइड रिसेप्टर्स जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो वो रिसेप्टर कौन कौन से हैं, म्यू, कापा, डेल्टा। ठीक है, जिन पे जो हमारे जो ड्रग्स हैं, मॉर्फिन, कोडीन, ठीक है, ये जो है एक्ट करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। तो इन तीनों को रिसेप्टर्स को अगर हम एक ग्रुप में बना लें तो इसको कहा जाता है जी प्रोटीन कपल फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है, एनाल्जेसिक, यूफोरिक, रेस्पिरेटरी डिस्प्रेशन एंड एडिक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ मॉर्फिन रिजल्ट फ्रॉम इट्स एक्शन ऑफ म्यू रिसेप्टर। जो ये वाले एक्शन हैं एनाल्जेसिक, यूफोरिक और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या एडिक्शन, ये मॉर्फिन की कैसे आती है, जब वो म्यू रिसेप्टर पे एक्ट करता है तो अपनी ये वाली प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, अपॉइड एनाल्जेसिक म्यू रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, पेंटाजोसिन जो है कापा रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो हर एक जो अपॉइड है, ईच अपॉइड हैज अ डिफरेंट स्पेसिफिसिटी फॉर दीज रिसेप्टर एंड फर्दर दीज रिसेप्टर में हैव सब टाइप्स। आगे सब टाइप्स आ गई, म्यू 1, म्यू 2, डेल्टा 1, डेल्टा 2, कापा 1, कापा 2 एंड कापा 3। ठीक है, तो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर रिसेप्टर्स आ गए हैं, जिन पे डिफरेंट सब अपॉइड जो अपॉइड एनाल्जेसिक्स है, डिफरेंट अपॉइड एनाल्जेसिक्स हैं, वो एक्ट करते हैं और अपना जो प्रॉपर्टीज अपनी शो करते हैं, अपना काम जो है शो करते हैं। नारकोटिक एंटागोनिस्ट जो होते हैं ना, जो इनके अगेंस्ट काम करते हैं, वो जैसे कि नैलोक्सिन एंड नैल्ट्रोक्सिन, वो म्यू रिसेप्टर को ब्लॉक करके अपना काम शो करते हैं। अब आगे एंडोजीनियस अपॉइड पेप्टाइड्स। एंडोजीनियस अपॉइड पेप्टाइड्स क्या होते हैं, ये एक हार्मोन्स कह सकते हैं या फिर न्यूरोमॉड्यूलेटर्स होते हैं। ये हार्मोन्स भी होते हैं और न्यूरोमॉड्यूलेटर्स भी होते हैं। ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर ही होते हैं, एज ए हार्मोन ये बॉडी के अंदर ही रिलीज होते हैं। न्यूरोमॉड्यूलेटर्स की तरह ये जब काम करते हैं तो उनका काम क्या करते हैं, एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करते हैं और बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे जो है एक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो पेप्टाइड्स होते हैं अपॉइड पेप्टाइड्स, ये पेन परसेप्शन के पाथवे में अपना काम शो करते हैं। ठीक है, तो दे हैव अपॉइड लाइक फार्माकोलॉजिकल एक्शन, सेम ही होता है। द एंडोजीनियस पेप्टाइड वर टर्म्ड एज एंडोपॉइड्स। ठीक है, इसीलिए इनको एंडोजीनियस अपॉइड पेप्टाइड्स भी काम कहा जाता है। इनका काम अपॉइड एनाल्जेसिक से सेम ही होता है, सिमिलर वर्क होता है इनका। तो एंडोजीनियस अपॉइड पेप्टाइड्स में मेन क्या कहा जाता है, प्री, प्रो, पायो, मेलानोकॉर्टिन, प्री, प्रो एंड कैफलिन, प्री, प्रो, डाइनोफॉर्मॉर्फिन। द मोस्ट कैरेक्टराइज्ड एंडोजीनियस अपॉइड पेप्टाइड्स आर मेथोनाइन इन कैफलिन, ल्यूसीन इन कैफलिन एंड बीटा एंडोऑर्फिन। ठीक है, तो ये आ जाते हैं।
आगे ये टेबल दिया हुआ है, रिसेप्टर की सब टाइप्स दी हुई हैं, एगोनिस्ट कौन सा है, पार्शियल एगोनिस्ट कौन सा है, एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो किस पे इसकी ज़्यादा पोटेंशियल किस पे नहीं, तो आप देखिए ना। नेक्स्ट आ गया इसका ADME, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो ऑरली रूट दिया जाता है अगर हमें GIT ट्रैक्ट के लिए हमें चाहिए ड्रग, तो हम GIT ट्रैक्ट के लिए लेते हैं, ठीक है। GIT ट्रैक्ट में भी ऑब्जॉर्व होते हैं, नेजल म्यूकोसा के लिए भी है, लंग्स में भी होता है ऑब्जॉर्व कुटेनियसली, और इंट्रामस्कुलरली भी दिए जाते हैं। तो इनका हम कह सकते हैं कि ऑरली भी लिए जाते हैं, ठीक है। जब हमें बट लेस इफेक्टिव है, बट अगर हमें GIT ट्रैक्ट के लिए चाहिए ड्रग तो हम इसको लेते हैं ऑरली, बट ये लेस इफेक्टिव है देन द पेरेंटली रूट, ठीक है। तो morphine is distributed in parenchymatic tissues of kidney, lung, liver and spleen. Is conjugated in morphine 3 monoglucuronide and excreted in urine. 90% of the drug is excreted in the first 24 hours of its administration. Severe pain के लिए हम इसे पेरेंटली लेते हैं, दैट इज IV इंजेक्शंस के थ्रू लेते हैं। आगे आ गया हमारे पास ओपियम पॉइजनिंग। अगर ओपियम पॉइजनिंग हो जाए, मतलब ओवरडोज लेने से होते जाती है, या ड्रग की मॉर्फिन की, जो ड्रग मॉर्फिन है हमारे पास, उसकी ओवरडोज लेने से उसकी एक्यूट पॉइजनिंग हो सकती है। ये एक्सीडेंटली ओवरडोज हो जाता है, जब कोई एडिक्शन हो जाती है इसकी, बार बार लेने लग जाता है, तो उससे क्या होता है, इसकी पॉइजनिंग हो जाती है। इससे डेथ होने का भी चांसेस रहता है, क्योंकि उसके साथ क्या है, जो हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। और दूसरे इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि कोमा, पिन पॉइंट प्यूपल, डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये मॉर्फिन की पॉइजनिंग से होते हैं। इससे स्किन पे भी इफेक्ट पड़ता है, स्किन स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, डल हो जाती है, पेल, लेटर बिकम साइनोटिक, डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन के। तो ये स्किन की ये ओपियम की पॉइजनिंग की वजह से होता है। प्योर नार्कोटिक्स एंटागोनिस्ट लाइक नैलोक्सिन्स एंटागोनिस्ट, अब जो एक्यूट पॉइजनिंग को रोकने के लिए काम करते हैं ड्रग, वो कौन से, जैसे नैलोक्सिन आ गया, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो जिसकी डोज दी बताएगी कितनी होती है, 0.4 0.8। फिर नैलोक्सिन के बारे में बताया गया कि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, ठीक है, इससे एक बार कोमा में वापस चला जाता है बंदा। डोज में भी रिपीटेड इन 20 to 30 मिनट्स इफ नीडेड अराइज, अगर ज़रूरत पड़े तो ये 20 to 30 मिनट्स में बार डोज जो है रिपीट होती है। तो दूसरे कौन से आगे, नैलट्रेक्सोन, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग है, हाफ लाइफ उसकी 10 आवर्स की है, ज़्यादा टाइम तक की रहता है। 100 mg जिसकी ड्रग दी जाती है, उसकी ड्रग डोज बहुत कम थी, इसकी कम ज़्यादा है, ठीक है। नैलमेफीन नैलट्रेक्सोन का ही डेरिवेटिव है, यूज एज इंट्रावेनियसली। नैलोक्सोन इज़ नॉट रियली अवेलेबल। तो एक और है ड्रग जो एज एंटागोनिस्ट यूज किया जाता है, वो है लेवलो और फेन। अब हम इसकी टॉलरेंस और फिजिकल डिपेंडेंस देख लेते हैं। क्या है टॉलरेंस, क्या है, रिपीटेड डोज से क्या है, लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस टू एनाल्जेसिक इफेक्ट। एडिक्शन liabilities of partial agonist antagonists are less than those of agonist drugs. Tolerance also develop at slow rate पे tolerance develop हो जाती है to the respiratory depressant effect. Once the tolerance develop to one drug, एक बार एक टॉलरेंस की हमारे पास टॉलरेंस डेवलप हो जाए हमारे अंदर बॉडी के अंदर, क्रॉस टॉलरेंस डेवलप हो जाती है टू द अदर अवॉइड एनालिसिस। अगर हम एक ड्रग की अगर हमारे पास हम टॉलरेट करने लग गए, तो हम दूसरे जो ड्रग्स हैं उनकी भी हो सकती है पॉसिबल। मॉर्फिन, मेप्रेडिन, मेथाडोन एंड देयर कंजेनर्स एग्जिबिट क्रॉस टॉलरेंस टू देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो लगातार लेने से फिजिकल डिपेंडेंस पेशेंट में आ जाती है। अब डोज देख लेते हैं क्या है मॉर्फिन की, और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं हाई कंसनट्रेशन में अवेलेबल है, हाई 8, 10, 15, 30 mg/ml। बट जो कॉमन यूज़ किया जाता है वो 20 mg यूज़ किया जाता है। इसकी ऑरल प्रिपरेशंस भी अवेलेबल है, ठीक है। तो कुछ ये ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया में दिया जाता है। तो टिंचर ओपियम भी इज़ द ओल्डेस्ट प्रिपरेशन यूज्ड 0.6 to 1.5 ml फॉर दिस पर्पज़। अब इसके थेरापेटिक यूजेस क्या हैं मॉर्फिन के, तो ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। मॉडरेट टू स्पीयर पेन है, ठीक है, यूज इन रिलीविंग कंटिन्यूस डल पेन। डिस्पोनिया होता है ब्रीथ लेने में, सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो, तो उस केस में भी दिया जाता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केसेस में, ठीक है। और दिया जाता है मैलिग्नेंसी केसेस में, जहाँ पे कैंसर की स्टेज पहुँच जाए बंदे को। ऑब्स्टेट्रिक लेबर पेन, मैप्रेडिन इज़ प्रेफर टू मॉर्फिन। और प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन भी है ये,
ठीक है। और डायरिया में तो हमने पढ़ा ही है, जो जो यूजेस हमने पढ़ी हैं अभी तक वो लिख सकते हैं। CNS और GIT में पढ़ी है ना, कहाँ कहाँ काम होता है वो हम लिख सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है, कौन से में नहीं देते, जैसे कि हेड इंजरी में नहीं देते, एब्डोमिनल पेन में हम नहीं दे सकते, वहाँ पे इसकी कॉन्ट्राडिक्शन है। मे बी इंटरफेयर विद एक्यूरेट डायग्नोसिस। तो ये इसकी कॉन्ट्राडिक्शन सी। थेरेपेटिक यूजेस देख ली हमने, टॉलरेंस देख ली, फिजिकल डिपेंडेंस भी देख ली, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, IDME सब हमने यहाँ पे चेक कर लिया। तो अब इसके रिलेटेड ड्रग्स देखेंगे, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डील करेंगे कि और कौन कौन से ड्रग हैं जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस सब कुछ मॉर्फिन जैसा है, और मॉर्फिन कह सकते हैं कि अपॉइड एनाल्जेसिक की कैटेगरी में ही आते हैं। फर्दर ड्रग्स को हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। थैंक यू।